नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अपन लास्ट क्लास के अंदर आपके एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 7th के भूगोल विषय के संदर्भ में पहले अध्याय की बातचीत कर चुके थे। आज अपन आपके दूसरे अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसके अंदर आपके दूसरे अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर से कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे उनकी बातचीत करने वाले। तो चलिए सीधा पैनल पे चलते हैं और अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए, नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनको अपन ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो पहला कथन है पृथ्वी की ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं और ये सबसे पतली परत होती है। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है। ये क्या कह रहा है कि महासागरीय परपट्टी है वो बड़ी होती है और महाद्वीपीय परपट्टी होती है, महासागरीय परपट्टी होती है वो छोटी होती है। नहीं, ये गलत है, उल्टा कह रहा है। क्योंकि महाद्वीपीय परपट्टी होती है वो महासागरीय परपट्टी से अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन ओनली केवल एक राइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे इसने गलत कथन दिया है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, आपकी जो व्याख्या है, केवल कथन 2 गलत है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? केवल कथन 2 गलत है। हाँ, बिल्कुल सही किया आपने आंसर। अपन को सत्य ही पूछा है ना, तो आपका एक सत्य। हाँ, केवल कथन 2 गलत है। पृथ्वी की ऊपरी परत की जो परपट्टी होती है या परत होती है उसको परपट्टी कहते हैं और ये सबसे पतली होती है, ठीक है। और परपट्टी की मोटाई जो होती है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। परपट्टी की जो मोटाई होती है वो आपकी 35 किलोमीटर होती है और ये जो मोटाई है वो आपके महाद्वीपीय क्षेत्र में है, ठीक है ना। महाद्वीपीय जो क्षेत्र है उसके अंदर है, ठीक है ना। और समुद्र की सतह की जो मोटाई है वो आपकी 5 किलोमीटर तक पाई जाती है, अर्थात महाद्वीपीय पट्टी की मोटाई महासागरीय पट्टी से अधिक, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी होती है। बिल्कुल, देखो ऐसे होती है, सियाल, सीमा और निप है। तो पहला ऑप्शन तो राइट है, क्योंकि महाद्वीपीय परपट्टी Cl यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी होती है। नहीं, इट्स गलत, बी आपका गलत है। पृथ्वी की सतह की परपट्टी के नीचे मेटल पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है, ठीक है। अब अपन व्याख्या देख लेते हैं जो आपको बिल्कुल समझा देगी अच्छे से। कथन बी गलत है। महासागर की पट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सी में कहते हैं, ठीक है ना। सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसे सी में कहा जाता है। देखो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, Cl सी में, Cl सी में, ओ सॉरी, वो सी मात्रा उधर वाली होती है, ठीक है ना। Cl सी में और निपे, निकिल और फेरस। Cl का मतलब हो गया आपका सिलिका एवं आयरन और सी में का मतलब हो गया सिलिका और मैग्नीशियम। इस तरीके से याद रखना, Cl सीमा और निपे 3 परत पाई जाती है, तो वो चीज़ आपके इसमें हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3, जब द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब उससे तब इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? जब भाई द्रवित जो मेघमा होता है, मतलब जमीन के अंदर से जो आपका गर्म गर्म लावा निकलता है, वो ठोस हो जाता है और ठोस होने पर जो आकृति बनती है वो आकृति क्या कहलाती है? वो कहलाती है आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान। जब द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है और तब इस प्रकार की जिस सेल का निर्माण होता है उसे कहते हैं आग्नेय सेल, और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। और आग्नेय सेल के 2 प्रकार के होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। और ये किस तरीके से होती है, जिनकी व्याख्या मैंने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपके व्याख्यात्मक क्लासों में भी कर रखी है और जो आपके नोट्स एंड जीके वाली क्लास हैं उसके अंदर भी कर रखी है, जिनकी सबकी जो लिंक है वो मैंने इसके कमेंट, वीडियो के कमेंट सेक्शन और अबाउट सेक्शन में डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का होता है? देखो पृथ्वी है, उसके आयतन में सबसे अधिक जो हिस्सा है वो किस परत का होता है? वो आपकी मेटल का होता है, ठीक है ना। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपट्टी, आज की परपट्टी यानी केवल 1% ही है, और 84% है वो आपका मेटल है, और 15% जो है वो आपका क्रोड है, ठीक है ना। 15% जो हिस्सा है
वो आपके क्रोड का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडे हो जाता है और इस प्रकार बहिर्वेदी आग्नेय शेल का निर्माण होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न बिल्कुल आपका पहली लाइन सही है कि भाई ये बाहर आकर के जब एकदम से अचानक से ठंडा हो जाता तो इस प्रकार जो सेल बनती है और वो जमीन से बाहर आता तो बहिर्वेदी हो गया। जब द्रवित मेघमा भूपट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय शेल का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। बहिर्भेदी आग्नेय शेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है, एज राइट। अंतर्भेदी आग्नेय शेलों की संरचना महीन दानों वाली होती है, बिल्कुल राइट। आपका ऑप्शन कथन 3 एवं 4 गलत है। ओके ओके, हाँ बिल्कुल, ये उल्टा हो गया ना। 1 और 2, 1 और 2, कथन 3 एवं 4 गलत है। बहिर्भेदी आग्नेय शेल के अंतर्गत द्रवित लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसलिए इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है। तो इसकी जो संरचना होती है वो महीन दानों वाली होती है, जबकि अंतर्भेदी आग्नेय शेल में द्रवित लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए उनके कारण अंदर जो दाने बन जाते हैं वो बड़े बड़े दाने बन जाते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखना। इसके अंदर जो आपका ऑप्शन राइट है वो आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अंतर्भेदी शेल के अंदर आपके आ जाएगा अंतर्भेदी शेल आपकी आग्नेय है भाई। ग्रेनाइट होता है वो जमीन के अंदर होता है, तो वो जमीन के अंदर ही बनता है, तो ग्रेनाइट हो गया। उसके बाद में बहिर्भेदी, तो बेसाल्ट चट्टानें होती है। ठीक है, उसके बाद में अवसादी चट्टान, चूना पत्थर अवसाद से बनता है। और कायांतरित चट्टान आपकी एक प्रकार की स्लेट होती है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन बनेगा वो क्या बना? डी। पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 1। तो आपका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शेल जो है अवसादी चट्टानों की विशेषता है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो आपकी अवसादी चट्टान? तो अवसादी शेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शेल अवसादों के निक्षेपण से होता है। ठीक है, आगे इन शेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती। ठीक है, और ये शेलों में अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। देखो, इसमें संभावना होती है, अगर अपन अवसादी चट्टानों की बात करते तो इसके अंदर संभावना होती है, तो ये भी होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे होना चाहिए होती है। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 और 3। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 और 3। विभिन्न प्रकार की सेलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबाकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, और इस कारण ये अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं तथा इन सेलों को अवसादी शेल कहते हैं। और उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है, और इन शेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के जो कभी इन शेलों पर रहते थे उनके जीवाश्म पाए जाते हैं। और आपका दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनमें जीवाश्म की संभावना नहीं होती, तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए आपका 1 और 3 सही होगा। 8वां देखो। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कौन सी शेल कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाती है? तो कौन सी शेल ऐसी है जो परिवर्तित हो जाती है? तो आग्नेय और अवसादी दोनों है। ठीक है ना, 8वें के अंदर आग्नेय और अवसादी है, वो दोनों आपकी परिवर्तित हो जाती है। और व्याख्या देख लो। जब ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना एवं पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको शेल चक्र बोला जाता है, जो कि मैंने आपकी व्याख्यात्मक क्लास में आपको चित्र सहित उसके अंदर दिया होता और मैंने समझाया था। ठीक है, उसके बाद में देखो 9वां क्वेश्चन। दुनिया की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, 9वें के अंदर दुनिया की सबसे गहरी खदान, ठीक है, और ये 16 किलोमीटर गहरी है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? नहीं, 16 किलोमीटर नहीं है,
ये आपकी 4 से 6 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर तो भाई साहब बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे गहरी खदान आपके दक्षिण अफ्रीका में है और ये 4 से 6 किलोमीटर तक तेल की खोज के लिए इसको गहरा खोदा गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी खुदाई है उसको बंद कर दिया गया क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत ही गर्मी महसूस होती है और उसके अंदर कोई संसाधन चल ही नहीं पाते, इसलिए इंजीनियरों ने लगभग इसको 6 तक खोदा है, उसके बाद में इसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद देखो 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपट्टी कहते हैं। बिल्कुल जनाब, यह महाद्वीपीय संहति में लगभग 15 किलोमीटर और समुद्र की सतह पर 5 किलोमीटर पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। 15 किलोमीटर कहाँ पाई जाती है यार, 35 किलोमीटर पाई जाती है। तो अपना ऑप्शन केवल और केवल ए राइट हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट नहीं होगा क्योंकि ये 35 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं और ये सभी परतों पर सबसे पतली होती है और ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री संहति के अंदर आपकी बात करें, समुद्री सतह की बात करें तो 5 किलोमीटर पाई जाती है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। ठीक है, Cl और महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम है। तो देखो आपका 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में डी है क्योंकि ये सही नहीं है, ये गलत है क्योंकि मैंने बताया था Cl सी में और नीफे, तो Cl का मतलब हो गया क्या, सिलिका और एल्यूमिना, इसने दिया सिलिका और मैग्नीशियम, तो सिलिका और मैग्नीशियम तो आपके बाद में आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका गलत, डी ऑप्शन राइट होगा, ना तो एक सही और ना ही डी सही। देखो महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक सिलिका और एल्यूमिनियम है। ठीक है ना, ध्यान रखना, सिलिका और एल्यूमिनियम जिसे अपन कहते हैं Cl, ठीक है ना, या फिर सियाल कहते हैं। ठीक है ना, और सिलिका और एल्यूमिनियम कहा जाता है और समुद्री प्रपट्टी में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, जिसलिए जिसे अपन सीमा कहते हैं या सीमे कहते हैं। ठीक है ना, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। 12 में देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है। ठीक है ना, जो आपकी परपट्टी पाई जाती है उसके ठीक नीचे मेटल पाया जाता है, ये तो सही है। परपट्टी पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा बनाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। परपट्टी तो 15% है ही नहीं ना, मेटल 15% कहाँ है, मेटल तो 85%। ठीक है ना, तो ये आपका एक ऑप्शन राइट है, इसका मतलब केवल एक। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। 84% मेटल और 15% हिस्सा क्रोड है। तो ध्यान रखना, 1% तो परपट्टी है, 84% मेटल है और 15% हिस्सा आपका क्रोड है। और क्रोड वगैरह ये सारी चीजें क्या है, तो ये आप व्याख्यात्मक क्लास देखोगे तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह की आंतरिक परत क्रोड है। बिल्कुल, आंतरिक परत जो है उसको अपन क्रोड कहते हैं और जिसकी मात्रा है आपकी 15%। ठीक है, और ये मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बनी होती है। ओके, और निकेल और लोहे से बनी होती है। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दबाव काफी उच्च होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन राइट है वो है ये मुख्य रूप से निकिल लोहे की। ठीक है, इसके अंदर आपका जो ऑप्शन राइट है 13 के अंदर ए राइट है, 1 और 2 ये मुख्य रूप से निकिल और लोहे की बनी होती है, यानी निकिल और लोहे की बनी होती है, इसे निफे कहा जाता है। ठीक है, इसकी आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर और ये मुख्य रूप से निकिल और लोहे की बनी होती है और इसे निर्फ यानी निकेल और फेरस यानी लोहा कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान दबाव काफी उच्च है, पृथ्वी की त्रिज्या, और ये क्या कह रहा है, केंद्रीय क्रोड का तापमान और दबाव काफी उच्च होता है। 1 2 3 उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी नहीं लग रहे क्या। देखो, केंद्रीय क्रोड का तापमान और दबाव काफी उच्च है, मैं इसको है ना गोला करता हूं, मैं इसको चेक करूंगा क्योंकि इसकी व्याख्या क्या कह रही है। इसकी आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से निकेल अथवा लोहे की बनी होती है और इसे निर्फ यानी निकेल और फेरस यानी लोहा कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान दबाव काफी उच्च होता है और ये क्या कह रहा है, केंद्रीय क्रोड का तापमान और दबाव काफी उच्च होता है, इसका मतलब अपना डी होना चाहिए, है ना। ठीक है, मैं इसको चेक करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, मैं पूरी देख के। ठीक है, या तो मैंने ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत दिख रखे हैं, मैं दोबारा एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, देखो आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इग्निशियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ अग्नि होता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में मेडिमेंट्री लैटिन शब्द है जिसका सेडिमेंट से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मोटामार्फिक लैटिन शब्द है, मोटामार्फ का अर्थ होता है रूप बदलना। नहीं, इसमें आपके एक और दो राइट है, और ये मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया। मोटामार्फिक है वो आपके लैटिन का नहीं है, ये ग्रीक भाषा का है, ठीक है ना। अरे कभी तो ढंग से चल जाए। ये है ग्रीक भाषा, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसमें अपना ऑप्शन ये है, और नीचे व्याख्या में मैंने बता दिया है ये लैटिन भाषा और ये ग्रीक भाषा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वां क्वेश्चन। हाँ, आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ग्रेनाइट बहिर्वेदी, ग्रे आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं, बहिर्वेदी का नहीं, अंतर्वेदी का है। तो एक ऑप्शन राइट है। और द्रवित लवा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर बहिर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है। तो एक और तीन राइट है, तो ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। जब द्रवित लवा ठंडा हो जाता है तो ये ठोस हो जाता है। इस प्रकार बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं, और उन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी चट्टान और बहिर्वेदी चट्टान। वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मेग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठीक है। तेजी से ठंडा होकर के ठोस रूप धारण कर लेता है। और परपटी पर इस तरह से बनने वाली चट्टानों को बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है, और इनकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन का पठार भी आपके इस तरीके का पठार है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन देखो। द्रवित लावा पृथ्वी की प्रॉपर्टी के अंदर ठंडा होकर अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। बेसाल्ट अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, नहीं बेसाल्ट अंतर्वेदी का नहीं है, बाह्य वेदी का है, ठीक है ना। तो ये अभी समझा अपन ने, तो ऑप्शन ए राइट। मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस चट्टानों को अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेती है, और ग्रेनाइट ऐसी ही चट्टान का उदाहरण है। ध्यान रखना, ग्रेनाइट जो है वो अपना अंतर्भेदी चट्टान है। बेसाल्ट का आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है जो मुख्य रूप से प्लागियो क्लेज और पाइरोक्लेक्शन खनिज से बना है। गजब की व्याख्या है, साला मैंने नहीं पढ़ा पहले इसको। आगे देखो 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अदृढ़ अवसाद दबाकर एवं कठोर होकर अवसादी शैल बनती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन चट्टानों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण, बिल्कुल सही है। उदाहरण सही है आपके, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। उपयुक्त सभी चट्टानें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल पर मतलब सेल की एक परत बनाते हैं, और इस प्रकार की चट्टानों को अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, और इन दानों में पौधे है, जानवर है और अन्य सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है जीवाश्म अवशेष या जीवाश्म चट्टान बोला जाता है। आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। आग्नेय अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कायांतरी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है, तो पहली कथन तो आपके राइट है। दूसरा क्या चीज है? दूसरा है चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन होना कायांतरी चट्टान का एक उदाहरण, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये उससे बदल जाता है तापमान से। तो देखो, आग्नेय अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरी चट्टान में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी सलेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थे आपके दूसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट विजिट करके और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट सेक्शन को चेक करना नहीं भूलें। नेक्स्ट अध्याय में मिलेंगे आपकी हमारी पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।